साथियों, हमारे भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी और हमारे माइंड के बीच में कैसा रिलेशन है, ये सदियों से एक जटिल विषय बना हुआ है। चाहे दार्शनिक हो या वैज्ञानिक हो, सभी को इस विषय ने बहुत उलझन में डाल रखा है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारी बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो दोनों अलग चीजें हैं, वो दोनों अलग तत्व हैं और किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारा जो माइंड है या हमारी कॉन्शियसनेस है ये हमारे ही शरीर का एक पार्ट है। अब दोनों ही थ्योरीज में कुछ ना कुछ कमियां हैं और अगर आप देखने जाएंगे तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे में कुछ अजीब तरह से गुथे हुए हैं। एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं। कभी कभी जब आप हॉरर मूवी देखते हैं तो सीन आता है, वो सीन आप क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, माइंड उसे प्रोसेस ही करता है कि आपके शरीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कि माइंड जैसा परसीव करता है उससे शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी माइंड में होने वाली हलचल हमें हमारे शरीर में दिखती है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मान लीजिए कोई चीज गर्म है और उसको मैं छूता हूँ तो ये शरीर में कुछ क्रियाएं उठती हैं, शरीर के सेंसर्स होते हैं, वो माइंड तक जाते हैं, माइंड को वो बताते हैं और फिर माइंड उसको निर्देश देता है कि हाथ खींच लो नहीं तो जल जाओगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ माइंड से सिग्नल बॉडी में जा रहा है वहीं बॉडी से सिग्नल माइंड में भी आता है। तो ये टू वे प्रोसेस है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर मैं कॉफी पीता हूँ तो कॉफी पीने से माइंड पर भी अफेक्ट पड़ता है, यानी बॉडी से माइंड जुड़ा हुआ है। अब किस तरह से जुड़ा हुआ है यही सबसे बड़ी गुत्थी है। और अगर हम ये मानते हैं कि माइंड और बॉडी दो अलग तत्व हैं, यानी कि माइंड नॉन फिजिकल हो गया और बॉडी फिजिकल हो गई, तो हमें पता है कि अगर दो चीजों के बीच में इस यूनिवर्स में इंटरेक्शन होता है तो दोनों को मटेरियल होना पड़ता है या दोनों को एनर्जीज होनी पड़ती है, वरना फिर वो क्रिया नहीं होती। एक मटेरियल बॉडी दूसरी मटेरियल बॉडी से इंटरैक्ट करती है तब तीसरी चीज उत्पन्न होती है। एक नॉन मटेरियल चीज से इंटरैक्ट होते हुए हम नहीं पाते हैं। एक नॉन मटेरियल चीज एक मटेरियल चीज से कैसे इंटरैक्ट कर रही है, ये दूसरी थ्योरी में जहां पर हम ये मानते हैं कि बॉडी माइंड से अलग है, वहां पर ये प्रॉब्लम उठती है। इसी को माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी से निकल कर आती है। लेकिन इसका सोल्यूशन हम ढूंढने जाएंगे तो भारतीय दर्शनों में पहले से ही इसका सोल्यूशन दिया जा चुका है। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 117 में स्वागत है। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जो माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, वैसे तो देखा जाए ये साइंटिफिक प्रॉब्लम भी है और इस पर हम लगातार काम करते जा रहे हैं। कॉन्शियसनेस को समझने के लिए बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं जा पाया है। अब साथियों, जो मैंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम की बात की है, ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। जब वेस्ट में 17वीं सेंचुरी में रेने डिकार्ड करके एक फिलोसफर हुए, उन्होंने जब अपनी माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को बताया, उसके बाद से ये प्रॉब्लम उठना शुरू हो गई। वैसे अगर आप देखेंगे साइंस में जाएंगे तो साइंस में जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड है, अभी भी रिसर्च का पार्ट है और लगातार इस पर शोध होता जा रहा है और धीरे धीरे हम कॉन्शियसनेस को समझेंगे। लेकिन दर्शनों में कॉन्शियसनेस को बहुत दिनों से, हजारों वर्षों से ही समझने का प्रयास हो रहा है। तो अगर दार्शनिक तौर पर देखेंगे तो भारतीय दर्शनों ने चेतना पर बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए जब हम फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो भारतीय दर्शन इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पहले देखेंगे कि रेने डिकार्ड का जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है वो सिद्धांत है क्या और फिर उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और फिर उसको भारतीय दर्शनों ने कैसे सॉल्व किया है। अब साथियों, जो रेने डिकार्ड जी का माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है, इससे हमें ये तो समझ में आता है कि ये द्वैतवाद है, क्योंकि ड्यूअलिज्म की बात हो रही है, यानी माइंड और बॉडी को दो तत्व माने गए हैं, दो अलग अलग तत्व। लेकिन यहाँ पर वो पहुंचते कैसे हैं, वो थॉट प्रोसेस क्या था जिससे इस फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे ये पूरी दुनिया जो दिखती है, ये मैं इस पर एक बार डाउट कर सकता हूँ। यानी जो ये टेबल दिख रही है, जो कैमरा है, या फिर मेरी जो दुनिया है, जो मेरा परिवार है, जो ये जगत है, इस पर मैं लगातार डाउट कर सकता हूँ। और हर दर्शनों में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि रेने डिकार्ड अपने से पहले के दर्शनों को पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे, तभी उसके बाद अपनी ये यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले के दर्शनों में जगत को मिथ्या भाव से देखना, जगत को माया भाव से देखना बहुत आम बात थी। तो रेने डिकार्ड कहते हैं कि जगत को मिथ्या भाव से देखना या फिर उस पर डाउट करना, ये एक स्वाभाविक चीज हो सकती है और मैं डाउट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने आप पर, अपनी थिंकिंग एबिलिटी पर, मैं सोचता हूँ, इस बात पर कभी डाउट नहीं कर सकता। तो एक तत्व तो रियल है, जो कि मेरा सेल्फ है, जो कि मेरा माइंड है, जो कि मेरी कॉन्शियसनेस है। तो एक चीज तो ट्रुथ है जिस पर मैं डाउट नहीं कर सकता हूँ, बाकी दुनिया जहाँ की हर एक चीज पर डाउट कर सकता हूं। तो उन्होंने सबसे पहले एक तत्व को किनारे किया, अपने सेल्फ को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने माइंड को। अब जब वो माइंड को अलग कर देते हैं और जगत को अलग कर देते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि माइंड में ही सुख दुख सारे इमोशंस उठते हैं। तो जो माइंड में सुख दुख उठ रहे हैं ये भी माइंड का पार्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि माइंड ही सुख दुख और इन इमोशंस को बनाता है। तो
तो यहाँ पर रेने डिकार्ट ये सोचते हैं कि ये सुख दुख आ कहाँ से रहा है। अगर वो ईश्वर को माने कि ईश्वर सुख दुख दे रहा है तो ये मानते थे कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर जो है न्यायप्रिय है, वो न्याय करता है। तो जब ईश्वर न्यायप्रिय है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है और हमको चाहने वाला है तो हमको दुख देगा ही क्यों, हमको निगेटिव इमोशंस क्यों देगा। तो माइंड में ये जो इमोशंस जन्म ले रहे हैं, जो सुख दुख हमें हो रहा है, ये ईश्वर नहीं करता है, ये डिकार्ट मान लेते हैं। तब इसलिए ये सुख दुख कहाँ से आ रहा है इसको डिफाइन करने के लिए वो मानते हैं कि जो जगत है ये हमें सुख दुख देता है, यानी बाह्य जगत से हमारे माइंड को ये चीजें मिलती हैं। अगर बाह्य जगत ना हो, एक्सटर्नल चीजें ना हो तो हमारा माइंड माइंड ही रहेगा और उसको ये सब चीजें नहीं होंगी। अब इससे दो चीजें आ जाती हैं कि एक तो है माइंड और दूसरी है बॉडी। माइंड को उन्होंने बोला रेस कॉगिटांस और एक है बाह्य जगत यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड जिसको उन्होंने रेस एक्सटेंसा बोला। तो अब दो चीजें हो गई जो द्वैतवाद ड्यूलिज्म की हम बात कर रहे हैं। इनको हम नॉर्मल भाषा में माइंड और बॉडी बोल देते हैं। बॉडी का मतलब केवल हमारी बॉडी नहीं है, बॉडी मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है। अब यहाँ से दो चीजें आ गई, जो दो चीजें हैं उन्होंने ऐसा माना कि दो डिफरेंट चीजें हैं। एक मेरा माइंड है जो एकदम रियल है और एक बॉडी है या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड है जिस पर मैं डाउट कर सकता हूँ लेकिन वो एग्जिस्टिंग है इसलिए उसको मैं दूसरा तत्व मानता हूँ। अब दोनों चीजें जो हैं, जो हमारी बॉडी है, जो पूरा ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये तो मुझे सॉलिड दिखता है, ये तो मुझे फिजिकल दिखता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो ये मानते थे कि वो नॉन फिजिकल है। इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे बॉडी है या एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हम इसको यूनिट में नाप सकते हैं कि 7 मीटर लंबा ये है या फिर 2 किलो की चीज़ है, लेकिन माइंड को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 7 मीटर का माइंड होता है या फिर 2 किलो का माइंड होता है। तो जितनी यूनिट्स हैं या फिर जो हमारा परसेप्शन है जिसको मेजर कर सकते हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, लेकिन माइंड को किसी भी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो एक्सटर्नल मटीरियल है उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे हमारा शरीर है, समय के साथ बढ़ता है, घटता है, छोटा होता है, बहुत ढेर सारा जो आकार में परिवर्तन है वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखता है, लेकिन वो ये मानते थे कि माइंड अपरिवर्तित रहता है। जैसा माइंड रहता है वैसा, हाँ उसके एक्सपीरियंसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन उसके आकार में कोई चेंज नहीं आता है। इसके बाद इन्हीं की थ्योरी को और अच्छे से समझाते हुए एक स्कॉलर थे डगलस लॉन्ग, वो ऐसे समझाते हैं क्योंकि कभी कभी ये कठिन हो जाता है समझना कि कैसे मैं अपने आप को केवल माइंड मान लूँ, अपनी बॉडी ना मानूँ। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कार है, तो कार के अगर हम 4 पहिए निकाल दें और उसको फेंकाएं कहीं पर, किसी को दिखाएं कि वो जो बची हुई चीज़ है जिससे 4 पहिए निकाल लिए हैं, तो क्या वो कार रहेगी? तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि हाँ कार है। फिर उससे दरवाजे निकाल दें और वो भी फेंकाएं, तो उससे पूछें ये कार है, तो वो भी बोलेगा कार है। तो हम कब तक चीज़ों को निकालते जाएं और वो कार बनी रहे, इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना कारत्व है, यानी उसमें कितना वाहनत्व है। तो ऐसे ही वो अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और बोलते हैं अगर मैं एक अपना हाथ निकाल दूं या पैर निकाल दूं तब भी मैं विशाल चौरसिया रहूंगा। तो कब तक मैं विशाल चौरसिया रहूंगा? तो वो इस बात से आते हैं कि जब तक मेरी चेतना है, जब तक मेरा माइंड है, तब तक मैं विशाल चौरसिया हूं, इसलिए माइंड ही मैं हूं, इसके अलावा कुछ मैं नहीं हूं। तो इस तर्क के आधार पर वो अपने माइंड को, चेतना को एक रियल तत्व मानते हैं। तो ये डेकार्ट का माइंड बॉडी ड्यूलिज्म था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर माइंड नॉन फिजिकल है तो फिजिकल बॉडी पर कैसे प्रभाव छोड़ता है, आप इसको समझा दीजिए। या फिर ये जो प्रक्रिया है माइंड से बॉडी की तरफ जाती है या बॉडी से माइंड की तरफ आती है, इसको समझा दीजिए कि क्या होता है, माइंड से हम बॉडी की तरफ जाते हैं या बॉडी से माइंड की तरफ जाते हैं। तो ऐसी बहुत ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और जो उस समय के दार्शनिक थे वो ये प्रश्न रेने डिकार्ट से करने लगे। अब यहाँ पर रेने डिकार्ट इस प्रॉब्लम पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं और एक सोल्यूशन लेकर आते हैं। क्रिया प्रतिक्रियावाद बोलते हैं इसको। इसमें ये बताते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी का जो रिलेशन वो इस तरह का है जैसे किसी घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा हो। तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले घोड़े को चाबुक चलाता है तो घोड़ा चलना प्रारंभ करता है, लेकिन फिर घोड़ा जैसे चल रहा होता है उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति पर पड़ रहा होता है जो उसका ड्राइवर है, जो चालक है। यानी कि चालक घोड़े पर भी प्रभाव छोड़ रहा है, जैसा उसको डायरेक्शन दे रहा है घोड़ा वैसे जा रहा है, लेकिन घोड़ा भी जो चीज़ें करता है उसका इफेक्ट जो है चालक पर पड़ता है। इसको क्रिया प्रतिक्रियावाद कहते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ों को समझाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये तो उदाहरण के माध्यम से, उपमा के माध्यम से होता है कि हाँ आप उपमा से समझा दिए कि घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसा करता है, फिर घोड़ा वैसा करता है, फिर घोड़ा जैसा करता है व्यक्ति वैसा करता है, ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। लेकिन जब इसको साइंटिफिकली समझाना है या फिर और तार्किक रूप से बताना है तो यहाँ पर वो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग के पीछे हिस्से में एक पीनियल ग्लैंड होती है और ये पीनियल ग्लैंड ही है वो केंद्र बिंदु है जहां से शरीर और हमारे माइंड के बीच का जो रिलेशन है डिक्टेट होता है, वही केंद्र बिंदु है। वैसे तो रेने डिकार्ट ये कहते थे कि आपका जो माइंड है वो पूरे शरीर में है, ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पर है, वो पूरे शरीर में है, लेकिन जो डिक्टेट होता है, जहां से निर्देश जाते हैं, जहां से पूरी प्रक्रियाओं का
संचालन होता है वो पीनियल ग्लैंड ही है, लेकिन इसके बाद विज्ञान इसे जाकर आगे खारिज कर देता है और ऐसे आगे कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं कि पीनियल ग्लैंड में ही हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है। तो ऐसा विज्ञान आगे साबित कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी ये समस्या रह जाती है, उनके जाने के बाद भी ये समस्या रह जाती है दार्शनिकों के बीच में कि माइंड और बॉडी आखिर में रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जो कि फिजिकल ही नहीं है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम टाइप का है, और एक ऐसी चीज है जो फिजिकल है, वो आपस में कैसे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, कि हमारे हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह से काम करता है। लेकिन ये इतनी आसान समस्या नहीं है कि जिसको आप उदाहरणों से समझा दें, घोड़े और चालक से या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से। तो इस पर जो काम हुआ है दार्शनिक तौर पर, वो सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है जहाँ पर भी द्वैतवाद देखने को मिलता है, जहाँ पर पुरुष प्रकृति कुछ उसी तरह की चीज़ें बताते हैं जो यहाँ पर माइंड बॉडी रेने डिकार्ड के सिद्धांत में माइंड बॉडी ड्यूलिज्म में देखने को मिलता है। जहाँ पुरुष चेतना को बताता है और प्रकृति जड़ तत्व को बताती है, यहाँ पर माइंड कुछ चेतना जैसी चीज है और बॉडी जड़ चीज है। लेकिन दोनों दर्शनों में बहुत ढेर सारा अंतर है, इसीलिए सांख्य दर्शन को इस प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ता है, जबकि रेने डिकार्ड के माइंड बॉडी ड्यूलिज्म को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। आइए समझते हैं। अब साथियों, अगर आप मेरा चैनल लगातार देखते हैं तो सांख्य दर्शन पर मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस की हैं, आपको सांख्य दर्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में मैं सांख्य दर्शन को अपने शिक्षणम ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पर भी सांख्य दर्शन को मैंने बहुत डिटेल में सांख्य कारिका के जितने भी 72 सूत्र हैं सबको विधिवत समझाया है। जितने भी भारतीय दर्शन हैं मैं पूरी मेहनत से अपने शिक्षणम ऐप पर पढ़ाता हूँ। उपनिषदों को भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, तो वहां पर अभी 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़कर उपनिषदों को, दर्शनों को, संस्कृत भाषा को सीखते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप दर्शनों से जुड़ना चाहते हैं, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, विशेषकर भारतीय दर्शनों में, हम बाद में वेस्टर्न फिलॉसफीज भी, वहाँ पर चाइनीज, जापानीज, जितनी भी अच्छी अच्छी फिलॉसफीज हैं सबको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ढेर सारे आचार्यों को भी जोड़ने वाले हैं जो गुरुकुल से आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए शिक्षणम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए, आपको ऑथेंटिक और क्वालिटी वाला ज्ञान वहाँ पर मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड रहता है HYPER15। आप हमें लगातार सपोर्ट करते हैं तो केवल आपके लिए जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनको ये कोड पता होता है, तो उनको ये 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो साथियों, शिक्षणम पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि विषय ऐसा है अभी कि मैं सांख्य दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको बताता हूं, जिससे समझ में आएगा कि ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम जो है इसको कैसे सांख्य दर्शन सॉल्व करता है, या फिर उसको ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। आइए सांख्य दर्शन देखते हैं। साथियों, जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं, द्वैतवाद मतलब कि दो तत्वों से सृष्टि को बना हुआ माना गया है। तो जैसे माइंड और बॉडी ये रेने डिकार्ड के माइंड बॉडी ड्यूलिज्म का पार्ट है, वैसे ही सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति है। अब पहले पुरुष को देखते हैं, क्योंकि पुरुष को शुद्ध चेतना माना गया है, निर्विकार माना गया है और अपरिवर्तनशील माना गया है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसका कोई गुण नहीं है, और वो शुद्ध चेतना है, जो हमें लगता है कि रेने डिकार्ड के माइंड जैसा है, क्योंकि माइंड को भी उन्होंने माना था कि माइंड का कोई आकार चेंज नहीं होता। लेकिन जो रेने डिकार्ड का माइंड है और सांख्य दर्शन का पुरुष है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। रेने डिकार्ड का जो माइंड है वो जड़ नहीं है, जैसे उनका जो माइंड है वो जड़ नहीं है, और यहाँ पुरुष भी जड़ नहीं है, तो दोनों जड़ नहीं है, दोनों चेतना है। लेकिन रेने डिकार्ड का जो माइंड है उसमें कुछ गुण है, उसमें कुछ सुख दुख और इमोशंस जुड़े हुए हैं, इच्छाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, विचार बहुत ढेर सारे उससे बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो पुरुष है सांख्य दर्शन के पुरुष निर्गुण है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा होता है। ये एक साफ सुथरा दर्पण होता है, जिसके सामने आप जैसा रखेंगे वो वैसा प्रदर्शित कर देगा। ये एक एम्प्टी स्क्रीन है, ये एक खाली कागज है जिस पर जैसा चित्र बनाएंगे वैसा बन जाएगा। अगर आप टीवी का एग्जाम्पल लें तो टीवी में ढेर सारा प्रोग्राम आता है, तो प्रोग्राम में जो चित्र आते हैं, जो चीजें होती हैं, उससे आप सुख दुख लेते हैं। लेकिन जो टीवी की स्क्रीन है उसको उससे मतलब नहीं होता है। तो टीवी की स्क्रीन पुरुष है और जो उसमें चित्र बन रहे हैं वो दूसरी चीज़ है, वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रेने डिकार्ड का जो माइंड है वो चित्र से एसोसिएटेड है, वो चित्र से गुथा हुआ है, जबकि सांख्य दर्शन का जो पुरुष है वो चित्रों से गुथा हुआ नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब रेने डिकार्ड का माइंड तो हम समझ गए हैं कि कैसा है, मैंने बता दिया है। यहाँ पर सांख्य दर्शन में जो माइंड है उसको चित्त कहते हैं। अब चित्त जो है उसका आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो माइंड हम बोल देते हैं, लेकिन चित्त बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और चित्त की अगर परिभाषा देखेंगे तो माइंड जैसी नहीं है। जो हमारे यहाँ दर्शनों में चित्त माना गया है, जिसको हम इंग्लिश में माइंड कह देते हैं, वो पुरुष नहीं है। पुरुष चित्त है और माइंड चित्त है, आधाता है इसमें। यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो मैं करूँगा जिसमें आपको चित्त, चेतना, चिति, इनमें मैं अंतर बताऊंगा, वो तो आप छोड़ दीजिए। अभी आप समझिए कि हमारे भारतीय दर्शनों में जो माइंड है वो चित्त है, वो चित्त नहीं है। अब चित्त क्या होता है?
चित्त 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार माइंड बनाते हैं, पुरुष माइंड नहीं बनाता है। पुरुष का तो कंटेंट है माइंड, पुरुष तो एम्प्टी स्लेट है, जो उस पर लिखा गया है वो माइंड है, वो जड़ है सांख्य दर्शन में, वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि माइंड सांख्य दर्शन में चित्त होता है, जो मन, बुद्धि, अहंकार इन 3 से बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइंड की प्रक्रिया देखें, आपके सामने शेर आ जाए तो शेर क्या होता है, सबसे पहले आप आंखों से देखते हैं। आंख जब देख लेती है तो सबसे पहले मन को भेजती है। तो मन एक ऐसा तत्व है जो चित्त का पार्ट है। मन के पास जब जाता है वो चित्र, तो मन सबसे पहले अहंकार को भेजता है। तो अहंकार क्या होता है, मन कहता है शेर है, अहंकार बोलता है कि मैंने देखा है, मेरे सामने शेर है। तो अहंकार का क्या काम हो गया कि अपने से जोड़ना। मन ने तो बता दिया कि शेर है, आंखों ने देखा शेर, मन ने देखा शेर, मन ने अहंकार को बोला तो अहंकार बोला ये शेर तो मेरे सामने है। उसके बाद ये अहंकार बुद्धि को बताता है और बुद्धि डिसीजन लेती है कि मुझे भागना है। तो माइंड का जो भारतीय दर्शनों का कॉन्सेप्ट है वो केवल एक तत्व नहीं है, वो 3 तत्वों से मिला है, मन, बुद्धि, अहंकार। जब ये तीनों साथ में काम करते हैं तब चित्त काम करता है, उसे हम माइंड कहते हैं। अब जब ये तीनों साथ में काम करते हैं और जो प्रक्रिया होती है वो जहां होती है उसको हम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष क्या है, शुद्ध चेतना है, एक एम्प्टी स्लेट है, एक दर्पण है जिस पर ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है ये जड़ है, जबकि उनका जो माइंड है, रेने डिकार्ड का माइंड, वो जड़ नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि जो जड़ नहीं है, जो चेतना है, वो बॉडी से कैसे अटैच हो रही। अब यहाँ पर सांख्य दर्शन में अगर आप देखें तो पुरुष एक तत्व है, प्रकृति दूसरा तत्व है। प्रकृति से आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो प्रकृति क्या है, जड़ है, पुरुष चेतना है, और जड़ से आ रहे हैं मन, बुद्धि, अहंकार। यानी माइंड जो है यहाँ पर वो जड़ है। माइंड का सेपरेट कुछ अपनी चेतना नहीं है। हमें लगता है ना कि हमारा जो माइंड कर रहा है वो चेतना है, वो चेतना नहीं है। माइंड तो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर खुद से नहीं समझता है क्या हो रहा है। कंप्यूटर में जो हो रहा होता है वो हम समझते हैं, चेतना समझती है, कंप्यूटर की खुद की चेतना नहीं है। तो जो सांख्य दर्शन में माइंड है, जो सांख्य दर्शन में चित्त है, वो जड़ है। और इसीलिए जड़, और चूंकि बॉडी भी जड़ है, तो सांख्य दर्शन में जब आपका माइंड भी जड़ है और बॉडी भी जड़ है तो वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन रेने डिकार्ड के जो मॉडल है, रेने डिकार्ड में माइंड चेतना मान लिया गया है और आपकी बॉडी जड़ मानी गई, इसलिए वहाँ पर ये समस्या आती है कि वो आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। इसीलिए सांख्य दर्शन इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करता है, चेतना को अलग रखता है। चेतना तो केवल वो स्पेस है, वो भित्ति है, यानी कि ये हमारा जितना मैटर हमें दिख रहा है वो स्पेस में है। तो स्पेस क्या हो गया, एक प्लेस होल्डर हो गया। तो सांख्य दर्शन में जो हमारा शुद्ध चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो केवल प्लेस होल्डर है। उसमें कुछ भी जो हो रहा है वो माइंड है और जो कुछ हो रहा है वो जड़ है। इसीलिए अब इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि जो कुछ जड़ है उसमें इतना वेरिएशन कैसे देखने को मिल रहा है, वो अपने आप से कैसे सोच ले रहा है, अपने आप से मन, बुद्धि, अहंकार चीज़ें होती जा रही हैं। तो सांख्य दर्शन ये बोलता है कि ये खुद से नहीं कर रहा है। प्रकृति में ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमें शेर दिख रहा है या हम डर रहे हैं, ये जब तक ऑब्जर्वर है, जब तक शुद्ध चेतना साथ में है, तब तक ये खेल चलता है। जैसे ही दोनों अलग हुए ये खेल नहीं होता है। लेकिन खेल जड़ ही है, खेल प्रकृति का ही है। और इसको आज मॉडर्न साइंस प्रूव भी करती है कि इस सृष्टि का जो फंडामेंटल चीज़ है, जो जितना भी अणु मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, वो उसको हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल में कभी नहीं समझ पाएंगे। उसकी कुछ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक ऑब्जर्वर है तब तक उसकी एग्जिस्टेंस रहती है, बिना ऑब्जर्वर के कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। बिना ऑब्जर्वर के हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम ऑब्जर्वर नहीं, हम पार्टिसिपेटर हैं। मतलब ये यूनिवर्स हमें लगता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि सच में क्या है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो यूनिवर्स भी नहीं होगा। इसलिए सांख्य दर्शन बहुत अच्छा दर्शन है। इसलिए जो आज मॉडर्न साइंस बता रहा है उस पर सांख्य दर्शन खरा उतर रहा है, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि ऑब्जर्वर के रहने पर ही प्रकृति काम करती है। जो आज हमें मॉडर्न साइंस, जो हमें क्वांटम फिजिक्स में पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर ही रहेगा, तब हमें वो जो फंडामेंटल चीज़ें हो रही हैं वो पता चलती हैं और उनकी एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वर के साथ गुथी हुई है। तो आई होप कि बहुत कठिन ना हो रहा हो, और अगर कठिन हो रहा है तो आप पहले सांख्य दर्शन को बहुत अच्छे से जब आप समझेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स ही लें या मेरी ही वीडियोस देखें, आप किसी पुस्तक से सांख्य दर्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप उसको मॉडर्न साइंस से भी जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे सांख्य दर्शन ने इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम को बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था फिलोसफिकली। साइंटिफिकली हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो जो इसका कंक्लूज़न निकलता है वो कंक्लूज़न ये निकलता है कि रेने डिकार्ड का जो माइंड है वो उन्होंने नॉन फिजिकल मान लिया,
और बॉडी को फिजिकल मान लिया और समस्या ये आ गई कि नॉन फिजिकल चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन सांख्य दर्शन में जो चित्त है, माइंड है, वो नॉन फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल है और बॉडी भी फिजिकल है, इसलिए वो आपस में रिएक्ट करते हैं। और ये पूरा खेल कहाँ चल रहा होता है, ये ऑब्जर्वर यानी चेतना में चल रहा होता है, जो कि आज मॉडर्न साइंस बोलती है कि मिनिमम एक चेतना, एक ऑब्जर्वर तो चाहिए आप अगर सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, क्योंकि चेतना और मैटर एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जैसे ही अलग करेंगे वैसे ही सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और सांख्य दर्शन क्या कहता है, जैसे ही पुरुष आप प्रकृति से अलग करेंगे वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। तो ये इतना खूबसूरत आइडिया है जो साइंटिफिकली प्रूव करता है सांख्य दर्शन को। तो हमारे भारतीय दर्शनों ने पहले ही ये सब सॉल्व कर लिया है, फिलोसफिकली किया है, लेकिन आज जब मॉडर्न साइंस से ये थॉट, ये कंक्लूजन निकल कर आते हैं तो हमें अचंभा होता है। तो अब एक जो प्रॉब्लम ये थी कि कार है, अब देखिएगा यहाँ पर सांख्य दर्शन कितना अच्छा खूबसूरत आंसर देता है। हम बोल रहे थे कि कार है, कार से 4 पहिए निकाल लेंगे तो कार रहेगी, 4 दरवाजे निकाल लेंगे तो कार रहेगी, तो कब तक कार रहेगी? तो इसमें ये आंसर दिया जाता है कि जब तक कारत्व या वाहनत्व है तब तक कार लगेगी। एक अंतिम समय ऐसा आएगा जब कोई पार्ट पड़ा तो हम उसको कार नहीं कहेंगे। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि कार तब तक है जब तक ड्राइवर है। ड्राइवर अगर नहीं है तो मैं उसको कार मान ही नहीं सकता। यानी कि ड्राइवर आप हटा दो, अगर कार वैसी भी खड़ी है तो सांख्य दर्शन उसको कार नहीं मानता, क्योंकि बिना ड्राइवर के कार नहीं हो सकती। तो सांख्य दर्शन का आंसर ये है कि ड्राइवर है, हाँ ड्राइवर है तब कार है, अगर ड्राइवर नहीं है तो कार नहीं है। बिना ऑब्जर्वर के सृष्टि नहीं रह सकती। तो सांख्य दर्शन ने इसको ऐसे सॉल्व किया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको माइंड बॉडी प्रॉब्लम समझ में आई हो और कैसे भारतीय दर्शनों ने बहुत पहले से इन पर चिंतन मनन करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। और इसमें एक एग्जांपल और मैं खूबसूरत सा बताता हूँ कि रेने डिकार्ट के जो डुअलिज्म है उसमें क्या होता है, उसमें मैं की भावना आ जाती है, क्योंकि माइंड और बॉडी में आपने माइंड को मैं मान लिया, तो अब आप मैं की भावना है। तो दुखी कौन हो रहा है? माइंड हो रहा है, यानी मैं हो रहा हूँ। मैं दुखी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ। ये भावना है रेने डिकार्ट के डुअलिज्म में। लेकिन सांख्य दर्शन में मैं की भावना नहीं है। सांख्य दर्शन में जब सुख दुख होता है तो मेरा चित्त सुखी है, मेरा चित्त दुखी है, मेरा चित्त जो है वो पिता का रोल कर रहा है, मेरा चित्त जो है वो माता का रोल कर रहा है, लेकिन मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं चेतना हूँ। तो सांख्य दर्शन आपको बहुत ज़्यादा बल भी देता है। सांख्य दर्शन बोलता है कि आप तो पुरुष हैं, आप तो शुद्ध चेतना है, आप तो स्लेट हैं, आप चीज़ों में खुद बनते हैं। तो इसलिए रेने डिकार्ट में जहाँ मैं की भावना है, क्योंकि वो माइंड को सेल्फ मानते हैं, तो जो जितनी भी चीज़ें माइंड में होती हैं वो सेल्फ में होती हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन सांख्य मैं को केवल शुद्ध मानता है, इसलिए जब सुख दुख होता है तो सांख्य ये नहीं कहता मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। सांख्य कहता है कि मेरा चित्त सुखी है, मेरा चित्त दुखी है, मेरा मस्तिष्क थका है, मैं नहीं थका हूँ, मैं तो निर्विकार हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मैं हमेशा से था। तो इस तरह की सांख्य दर्शन की फिलॉसफी है, इसलिए सांख्य दर्शन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सांख्य दर्शन के साथ साथ रेने डिकार्ट का जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है वो भी समझ में आया होगा। उससे जो माइंड बॉडी प्रॉब्लम उठी है वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे हमें सांख्य दर्शन में मिलता है ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर साझा करें। और अगर आप भी ऐसे ही प्रश्नों से जूझते रहते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, भारतीय दर्शनों से जुड़ना चाहते हैं, उपनिषदों को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। हम जल्द ही बहुत ढेर सारे गुरुकुल के आचार्यों को भी शिक्षणम प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, जिससे हम भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन गुरुकुल बना पाएं, जहां से बहुत ही ऑथेंटिक और क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको कराई जा सके। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मैं इस विषय को, इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।